नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो आपके 8 नंबर के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को रखा है क्लास में जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं। मैं इतना तो श्योर हूँ कि इसी क्लास में से आपके 100% एग्ज़ाम में 8 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी क्लास से आपके सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी चैप्टर से क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से हैं, जितने आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर से हैं। नागरिक शास्त्र मतलब सभी चैप्टर से क्वेश्चन हैं। नागरिक शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल आपका 19 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन 12th वालों के लिए लगा देते हैं। एक क्लास क्वेश्चन नहीं, एक क्लास। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे 1x पे देख लीजिएगा, चाहे 2x पे देख लीजिएगा, उससे ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और हमने ज़्यादातर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज और कुछ को थ्योरी में ऐसे रखा है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। एज इट इज़ अगर आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको 100% पूरा नंबर देगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा कठिन लैंग्वेज को यूज़ ना करके या काफ़ी लंबा ना बना करके एक लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 200 से 250 वर्ड्स में बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा सूटेबल हो, अच्छे नंबर दिला सके, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सोवियत संघ के विघटन के विश्व में राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व में राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका देखेंगे उत्तर में क्या लिखना है आपको। दोस्तों, आपको इसके उत्तर में लिखना है सन 1991 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का विघटन हुआ और विश्व राजनीति की एक युगांतकारी घटना थी। विश्व राजनीति की एक युगांतकारी घटना थी। इसके दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े। इस पर इसके क्या दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े, जिन्होंने विश्व व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इन्होंने क्या बदल दिया, पूरी जो विश्व की व्यवस्था थी उसको बदल दिया। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं, इसके जो प्रभाव पड़े थे वो हमने पॉइंट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो क्या है पहला प्रमुख प्रभाव है तो शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा प्रभाव शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की समाप्ति था। लगभग 45 वर्षों से जारी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की हथियारों की होड़ और वैचारिक संघर्ष को समाप्त हो गया। क्या, हथियारों की होड़ और वैचारिक जो संघर्ष थे उनको समाप्त हो गया, ठीक है, कोल्ड वॉर। अगला प्रभाव है एक ध्रुवीय विश्व का उदय। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 ध्रुवीय यानी बाइपोलर था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया। इससे एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर की व्यवस्था कायम हुई, कायम हुई, जहां अमेरिकी वर्चस्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में दिखाई देने लगा। जहां पर अमेरिका का जो वर्चस्व था, राजनीति और अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा। अगला प्रभाव देखेंगे, नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया। जो सोवियत संघ यूएसएसआर था वह 15 गणराज्यों में टूट गया, जिससे रूस, यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का जन्म हुआ। इन देशों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियाँ और पहचान बनी। इनकी अपनी क्या बनी, स्वतंत्र विदेश नीति और पहचान बनी। अगला प्रभाव था पूंजीवाद और लोकतंत्र की विजय। सोवियत संघ के पतन को समाजवादी विचारधारा की हार और उदारवादी लोकतंत्र एवं पूंजीवाद की जीत के रूप में देखा गया।
पूर्वी यूरोप के कई देशों ने समाजवाद छोड़कर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना ली। और अगला प्रभाव देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, कैसे लोकतांत्रिक प्रणाली अपना ली। अगला प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की ताकत बढ़ गई, क्योंकि उन्हें संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज देकर उन्हें पूंजीवाद की ओर मोड़ा। क्या? उनकी जो अर्थव्यवस्था को कर्ज में देखकर उन्हें किसके तरफ की मोड़ा? पूंजीवाद की ओर मोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आपका, क्या है? सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका क्या रही? तो इसमें देखेंगे मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ की एक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। यद्यपि वे सोवियत संघ को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन उनकी सुधार नीतियों ने अनजाने में विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। उनकी भूमिका को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है, जिसमें पहला बिंदु क्या है आपका? सुधार नीति यानी पेरेस्ट्रोइका नीति या ग्लासनोस्त। गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और राजनीतिक व्यवस्था में ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति अपनाई। क्या? खुलेपन की नीति अपनाई। इन नीतियों ने लोगों को प्रशासनिक और प्रशासन की आलोचना करने की छूट दी। किसने? जो ये हमारी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त है, इन्होंने इन नीतियों को अपनाया और इन नीतियों ने लोगों को प्रशासन की जो आलोचना करने की छूट दी, जिससे दबी हुई असहमति और राष्ट्रवाद उग्र रूप से बाहर आ गया। क्या? राष्ट्रवाद उग्र रूप से यानी तेज गति से बाहर आ गया। नियंत्रण खोना। गोर्बाचोव ने जिस लोकतांत्रिक छूट की शुरुआत की और उस पर वे नियंत्रण नहीं रख पाए, सोवियत संघ के गणराज्यों में आज़ादी की मांग उठने लगी, जिससे दबाने के लिए गोर्बाचोव सेना का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। यानी ये क्या? सेना का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। अगला बिंदु देखेंगे, विपरीत प्रभाव। गोर्बाचोव की नीतियां न तो कट्टरपंथी थी, मतलब कट्टरपंथियों को पसंद आई थी, जो मानते थे कि सुधार बहुत तेज है, और न ही आम जनता को, जो मानते थे कि सुधार बहुत धीमे हैं। वे घर के रहे न घाट के वाली स्थिति में फंस गए। अगला बिंदु देखेंगे, पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप से इनकार। जब पूर्वी यूरोप के देश में कम्युनिस्ट सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो गोर्बाचोव ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सिनात्रा सिद्धांत, इससे सोवियत ब्लॉक टूट गया। इसका असर सोवियत संघ के भीतर पड़ा। इसका असर कहाँ पर पड़ा? इसका असर जो पड़ा था वह सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में इसका जो प्रभाव पड़ा वहाँ पर, इसका सोवियत संघ में इसका असर पड़ा पूरे का, सिनात्रा के सिद्धांत का। ठीक है। अगला बिंदु देखेंगे, 1991 का तख्ता पलट। गोर्बाचोव की नीतियों के विरोध में कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स ने 1991 में तख्ता पलट की कोशिश की, जिनसे बोरिस येल्त्सिन को एक नया नायक के रूप में उभारा और सोवियत संघ के अंत की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आपका, सार्क यानी SAARC, सार्क के गठन के मुख्य उद्देश्य और इसकी स्थापना पर निबंध लिखिए। तो इसमें लिखना होगा, इसके उत्तर में आप लिख देंगे सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, या दक्षिण एशियाई देशों का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन। दक्षिण एशियाई देशों का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना
8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य कितने थे? सदस्य देश थे इसके 7 संस्थापक सदस्य देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। बाद में 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। सार्क के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसके मुख्य उद्देश्य सार्क चार्ट के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य यानी निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना था। अगला उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास, क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, एक दूसरे की समस्याओं को समझना, विश्वास बढ़ाना और शांति बनाए रखना। अगला उद्देश्य है सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा और पर्यावरण जैसे साझा हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना था। इसका उद्देश्य सार्क का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने मंच का आपसी सहयोग मजबूत करना था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण सार्क अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाया, फिर भी यह दक्षिण एशिया की पहचान का प्रतीक है। क्या? फिर भी यह दक्षिण एशिया की पहचान का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दक्षिण एशिया के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के पहलुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारत दक्षिण एशिया में केंद्र स्थित रखता है यानी केंद्रीय स्तर रखता है, केंद्र के जहाँ पर सेंटर स्तर रखता है भारत। इसका भूगोल कैसा है? इसकी सीमाएं लगभग सभी देशों से मिलती हैं। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध खट्टे मीठे रहे हैं और भारत और बांग्लादेश ठीक है सकारात्मक। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका अहम थी। हाल ही के वर्षों में आर्थिक संबंध मजबूत हुए और सीमा एनक्लेव विवाद सुलझा लिया गया। यानी एक सीमा एनक्लेव विवाद था जो 1971 का ही था, वह सुलझा लिया गया है। अगला देखेंगे नकारात्मक यानी तीस्ता नदी जल बंटवारा और अवैध घुसपैठ प्रमुख मुद्दे हैं। भारत और नेपाल के बीच में क्या है? तो सकारात्मक क्या है इन दोनों के बीच में? दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहता है। नागरिक बिना वीजा के आ जा सकते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। भारत क्या? नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। नकारात्मक क्या है इन दोनों के बीच में? कभी कभी चीन के प्रभाव और कुछ क्षेत्रीय सीमा विवादों जैसे कालापानी के कारण तनाव उत्पन्न होता है। और भारत श्रीलंका के बीच में कैसे हैं देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध कैसे हैं? भारत और भूटान के संबंध सबसे आदर्श हैं। भारत भूटान की बिजली परियोजनाओं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में निवेश करता है और भूटान अपनी सुरक्षा के लिए भारत के सहयोग पर निर्भर है। भारत और मालदीव के बीच में देखेंगे राजनीतिक रूप से मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने 1988 में मालदीव में तख्ता पलट रोकने में मदद की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है आपका। दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का मूल्यांकन करेंगे। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? यहाँ का साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया था।
SAFT, हाँ देखेंगे। सार्क का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना था। इसकी दिशा में सबसे बड़ा कदम साफ्ट यानी SAFTA साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया था, जिस पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और 2006 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं बाधाओं यानी टैरिफ को कम करना। टैरिफ यानी जो वो होते हैं, जैसे इंपोर्ट पर हमने कोई टैक्स लगा दिया, इस टाइप से टैरिफ टैक्स होता है एक तरीका का। व्यापारिक बाधाओं यानी टैरिफ को कम करना था। सार्क ने सार्क विश्वविद्यालय और फूड बैंक जैसी पहल भी की। क्या? फूड बैंक जैसी पहल भी की सार्क ने। सीमाएं क्या है कि लिमिटेशन क्या हैं? तो इतने प्रयासों के बावजूद सार्क आर्थिक सहयोग में यूरोपीय संघ यानी EU का आसियान जितना सफल नहीं हो पाया। इसके कारण क्या है? भारत पाकिस्तान तनाव। सार्क की सबसे बड़ी कमजोरी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे और आतंकवादियों को लेकर चल रहा संघर्ष है। इसके कारण कई शिखर सम्मेलन रद्द हो जाते हैं। विश्वास की कमी। छोटे पड़ोसी देश अक्सर भारत के विशाल आकार और अर्थव्यवस्था से डरते हैं। बिग ब्रदर सिंड्रोम। उन्हें लगता है कि साफ्ट के जरिए भारत उनके बाजारों पर कब्जा कर लेगा। अगला है आतंकवाद यानी सीमा पार आतंकवाद ने व्यापारिक वार्ताओं को बाधित किया है। कनेक्टिविटी की कमी। सदस्यों देशों के बीच परिवहन और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण आपसी व्यापार यानी रीजनल ट्रेड बहुत कम है। अगला प्रश्न देखेंगे, आसियान से क्या आशय है? इसकी कार्यप्रणाली और भूमिका वर्णन कीजिए। तो भूमिका का वर्णन कीजिए, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना हुई ही इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक देश थे 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक देश हैं। बाद में ब्रूनेई, वियतनाम और लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जुड़ने से इनकी जो संख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। उद्देश्य और कार्यप्रणाली यानी एशियाई शैली कैसी है? तो इसमें लिखेंगे आप एशियाई की कार्यप्रणाली को एशियन शैली यानी एशियन वे कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। यह राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर देता है। आसियान समुदाय के 3 स्तंभ हैं। क्या 3 स्तंभ हैं इसके? आसियान सुरक्षा समुदाय पहला स्तंभ हो जाएगा। क्या? आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक जाने से रोकता है। दूसरा क्या है इसका स्तंभ? दूसरा स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य साझा बाजार और उत्पन्न आधार तैयार करना है। आसियान क्षेत्र निवेश और मुक्ति व्यापार के लिए बहुत आकर्षण है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह क्षेत्र की सामाजिक प्रगति और राजनीतिक विकास पर ध्यान देता है। अगला देखेंगे, अगला स्तंभ का आसियान ने भारत के साथ भी मुक्ति व्यापार समझौता किया और यह विश्व की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है आपका, क्या चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के
उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे 1970 के दशक तक चीन की अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, लेकिन 1978 के बाद चीन विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया। इसके उत्थान के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला कारक है खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी। 1978 में डेंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन ने सोवियत मॉडल शॉक थेरेपी की जगह चरणबद्ध तरीके से सुधार किए। अगला क्या है? अगला कारक है कृषि का निजीकरण। 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण कर दिया। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी और लोगों की आय में वृद्धि हुई। उद्योगों का निजीकरण। 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZs। चीन ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश आर्थिक क्षेत्र बनाए। यह विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा FDI चीन में आई। यानी जो विदेशी मुद्रा का फंड है वह चीन में भारी मात्रा में आया इसके कारण। अगला कारक क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO। 2001 में चीन ने WTO का सदस्य बना, जिससे उसे अपनी वस्तुओं को पूरी दुनिया में बेचने का मौका मिला। सस्ता श्रम। चीन में विशाल जनसंख्या के कारण सस्ता श्रम उपलब्ध था, जिससे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग लागत कम रही और चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। चीन क्या बन गया? दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है भारत एवं चीन के बीच आपसी संबंधों के मुख्य विवादों की पहचान करें। भारत एवं चीन के जो आपसी संबंध हैं उनके विवादों की पहचान करें। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती शक्तियां हैं, लेकिन उनके बीच कई गहरे विवाद हैं। सीमा विवाद पहला, यह सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद का। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख का एक्साई चीन क्षेत्र जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। पूर्वी सेक्टर चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है। 1962 के युद्ध ने दोनों देशों के बीच विश्वास की गहरी कमी पैदा की, जो आज भी कायम है। तिब्बत मुद्दा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली, जिससे चीन नाराज हो गया। चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। चीन पाकिस्तान गठजोड़। चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार और परमाणु तकनीक देना भारत के लिए सुरक्षा खतरा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड से गुजरता है। CPEC पाक ऑक्यूपाइड से गुजरता है। भारत की संप्रभुता का उल्लेखन है। भारत की संप्रभुता का क्या है? ये उल्लेखन है। व्यापार असंतुलन। भारत और चीन के बीच भारी व्यापार का घाटा। भारत चीन से आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। 1947 में विभाजन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। संघर्ष के मुद्दे कारण निम्नलिखित हैं। कश्मीर का मुद्दा, यह संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान का दावा है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल होने के कारण उसका हिस्सा है। बहुल होने के कारण किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। इसी मुद्दे पर 1947, 1965 और 1999 में कारगिल में युद्ध हो चुके हैं। सीमा पर आतंकवाद।
भारत का आरोप है कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, धन और प्रशिक्षण देता है और भारत में आतंकी हमले जैसे 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमला करवाता है। सियाचिन ग्लेशियर, यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने और नियंत्रण को लेकर विवाद है। आमने सामने और नियंत्रण को लेकर विवाद है। अगला देखेंगे सरकिर्क विवाद। सरकिर्क विवाद गुजरात के रण में स्थित सरकिर्क समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, जिसका असर मछली पकड़ने के अधिकारों और संभावित तेल संसाधनों पर पड़ता है। सिंधु जल संधि यानी यद्यपि 1960 की सिंधु जल संधि सफल रही, फिर भी पाकिस्तान अक्सर भारत द्वारा झेलम और चिनाब नदी पर बनाए जाने वाले बांधों का विरोध करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आपका, भारत पाकिस्तान संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारत और पाकिस्तान के संबंध केवल युद्धों तक सीमित नहीं, तनाव के बावजूद दोनों देशों ने शांति और सहयोग के कई प्रयास किए। इससे एक निरंतर चलने वाली वार्ता और संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इसे किसके रूप में देखा जा सकता है? वार्ता और संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। शांति समझौते और प्रयास। तो अगला, शांति समझौते और प्रयास। शिमला समझौता, तस्कंद समझौता। तो तस्कंद समझौता कब का है? 1966 का है। 1965 के युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए, जिसे क्या कहते हैं हम? तस्कंद समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 1972 में 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसमें तय हुआ कि दोनों देश अपने विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। लाहौर बस यात्रा 1999। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर जाकर शांति का संदेश दिया और लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। व्यापार और यात्रा दोनों पंजाबों के बीच बस सेवा और समझौता यानी एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी बंद है, जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास थे। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान में संबंध बहुत ठंडे हैं। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते की नीति अपनाई। हालांकि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन पूर्ण शांति के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौती थी? तो भारत के समक्ष बहुत ही चुनौती थी। तो देखेंगे 14 या 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आज़ाद हुआ तो यह खुशियों के साथ साथ भीषण त्रासदी का समय भी था। नए राष्ट्र के सामने मुख्य रूप से तीन बड़ी चुनौतियां थीं। तीन बड़ी चुनौतियां क्या थीं? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता पहली चुनौती थी। भारत में विविधताओं से भरा देश था जहां अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे। सबसे बड़ी चुनौती इन सबको एक सूत्र में पिरोए रखने की थी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इन सबको यानी सभी धर्मों को, भाषाओं को एक सूत्र में, एक डोर में पिरोने की जो सबसे बड़ी समस्या थी। अगली समस्या क्या थी? विभाजन के कारण सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, जिससे देश की एकता खतरे में थी। अगला, लोकतंत्र कायम करना सबसे बड़ी चुनौती दूसरी है। ये भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया, लेकिन इतनी बड़ी और अनपढ़ जनसंख्या के बीच निष्पक्ष चुनाव कराना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करना एक कठिन कार्य था।
अगली चुनौती थी समाज समान विकास सुनिश्चित करना। तो समान विकास सुनिश्चित करना, देश की बहुसंख्यक आबादी गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। चुनौती ऐसी आर्थिक नीतियां बनाने की थी जिससे केवल कुछ वर्गों का नहीं बल्कि पूरे समाज का भला हो और गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है आपका, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण का सरल अर्थ है विश्व के विभिन्न देशों के बीच विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का मुक्त प्रवाह। यह पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांवों बनाने की प्रक्रिया है। तो इसके वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं? राजनीतिक प्रभाव हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या है इसके? तो हाँ, राज्य की समीक्षा में कमी आई। राज्य की क्या समीक्षा में कमी आई? क्योंकि अब यह कई निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेती हैं। हालांकि तकनीक के कारण राज्यों के पास अपने नागरिकों की सूचनाएं जुटाने की शक्ति बढ़ी। आर्थिक प्रभाव, विकसित देश ने विकासशील देशों के लिए अपने बाजार खोल दिए। इससे व्यापार में वृद्धि हुई और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। लेकिन आलोचकों का सब मानना है कि इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? पूरी दुनिया पर पश्चिमी सांस्कृतिक, विशेषकर अमेरिकी का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे सांस्कृतिक समरूपीकरण कहा जाता है। खाने पीने और पहनावे में बदलाव आ रहा है, लेकिन साथ ही कई सांस्कृतिक एक दूसरे से मिलकर समृद्ध भी हो रही हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, शक्ति संतुलन यानी बैलेंस पावर क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि कोई भी एक देश इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे देशों पर अपनी मर्जी थोपने लगे या उन पर हमला कर दे। ठीक है, शक्ति संतुलन कायम करने के तरीके, इसके तरीके क्या हैं? तो पहला तरीका है गठबंधन बनाना। छोटे और कमजोर देश मिलकर किसी शक्तिशाली देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन बना लेते हैं ताकि सामूहिक रूप से उसका मुकाबला किया जा सके। शास्त्रीकरण, देश अपनी सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियारों का भंडार बढ़ाते हैं ताकि दुश्मन देश हमला करने से पहले 100 बार सोचे। क्षेत्रीय विस्तार या विभाजन, कभी कभी बफर स्टेट दो शक्तिशाली देश के बीच एक छोटा देश बनकर भी शक्ति संतुलन बनाए रखता है। आर्थिक प्रगति, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके भी देश अपनी वैश्विक स्थिति को सुधारते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, विश्व की साझी विरासत से आप क्या समझते हैं? इसका दोहन कैसे हो रहा है? तो साझी विरासत या साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक देश का संप्रभु या अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व समुदाय का साझा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, हाई सी और बाहरी अंतरिक्ष दोहन और प्रदूषण। इन संसाधनों का संरक्षण करना मुश्किल है क्योंकि कोई एक देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। ओजोन परत में छेद, औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CFCs जैसी गैसों यानी CFC जैसे नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा, ठीक है, के बढ़ने से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। समुद्री प्रदूषण, बड़े जहाज़ों द्वारा कचरा फेंकने और तेल रिसाव के कारण समुद्र पर पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग,
बढ़ती कार्बन गैसों के कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। विकसित और विकासशील देशों के बीच इनके उपयोग और संरक्षण को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है आपका, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी यूएन की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सोवियत संघ के पतन के बाद जब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना तो इसे एक ध्रुवीय विश्व कहा गया। इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। अमेरिका वर्चस्व पर अंकुश। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां दुनिया के देश अमेरिकी नीतियों को आलोचना कर सकते हैं और उस पर नैतिक दबाव बना सकते हैं। विवादों का निपटारा। विभिन्न देशों के बीच होने वाले छोटे बड़े संघर्षों को रोकने के लिए यूएन अपनी शांति सेना भेजता है और मध्यस्थता करता है। वैश्विक समस्याओं का समाधान। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए यूएन सभी देशों को एक साथ लाता है। मानवीय सहायता, युद्धग्रस्त या आपदा प्रभावित क्षेत्र में भोजन और दवाइयाँ पहुँचाने में यूएन की संस्थाएं जैसे WHO, यूनिसेफ का अहम भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न नंबर 16 है आपका, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। मुख्य कार्य यह विकासशील देशों को गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण यानी लोन और अनुदान यानी ग्रांट्स प्रदान करता है। इसका क्षेत्र क्या है? यह मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश करता है। आलोचना क्या है इसकी? कई लोग इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि यह अक्सर कर्ज देने के बदले देश पर अपनी कड़ी आर्थिक शर्तें थोपता है जिससे गरीब देश की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। यह मुख्य रूप से विकसित देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या वर्ल्ड बैंक यानी विश्व का बैंक जो है यह मुख्य रूप से जो विकसित देश हैं, जो आत्मनिर्भर देश हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है आपका, मूलवासी यानी इंडिजीनियस पीपल कौन है? उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मूलवासी उन लोगों के वंशज हैं जो किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रह रहे थे जब दूसरे क्षेत्र या संस्कृतियों के लोग वहां आए और उन्हें अपने अधीन कर लिया। तो मूलवासियों के अधिकार। जल, जमीन और जंगल पर अधिकार। मूलवासी अपनी जमीन और प्राकृतिक संस्थाओं पर अपने पारंपरिक अधिकार की मांग करते हैं क्योंकि उनकी पूरी संस्कृति इन्हीं पर टिकी होती है। सांस्कृतिक पहचान। उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म और परंपराओं को बनाए रखने और उनका पालन करने का पूरा अधिकार है। स्वशासन। वे अपनी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को खुद चलाने के लिए अधिकार की मांग करते हैं। विकास में भागीदारी। उनकी ज़मीन पर होने वाले किसी भी विकास कार्य जैसे बांध या खदान में उनकी सहमति और उचित मुआवजा मिलना अनिवार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, सैन्य गठबंधन मिलिट्री अलायंसेस से क्या उद्देश्य है? तो वर्तमान में मौजूद किसी संगठन का नाम बताइए। सैन्य संगठन तब बनते हैं जब कुछ देश एक साथ मिलकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा,
गठबंधन के किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है और सब मिलकर जवाबी कार्रवाई करते हैं। शक्तिशाली प्रदर्शन, दुश्मन देश को डराने के लिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना। सहयोग, सदस्य देशों के बीच हथियारों की तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण का आदान प्रदान करना। वर्तमान उदाहरण नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और यह आज भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है। इसमें लगभग शुरुआत में 29 देश थे, फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है लेकिन इतने ही है, शायद 29 ही देश हैं और जुड़ भी सकते हैं। एक बार इस पर रिसर्च कर लेना नाटो में एट प्रेजेंट कितने देश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है 19 है, प्रथम आम चुनाव में मतदान का क्या तरीका अपनाया गया था, बाद में इसमें क्या परिवर्तन हुए। तो भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जो लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा प्रयोग था। शुरुआती तरीका, पहले चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटियां यानी बैलेट बॉक्सेस रखी गई थी। हर मत पेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह था। क्या पहले एक बॉक्स होता था, बॉक्स पर हर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता था और मतदाता को केवल एक खाली कागज पत्र यानी जो मतपत्र, एक खाली कागज होता था जो जिस पर दिया जाता था, जिसे उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डालना होता था। ठीक है, और उन जो खाली कागज होते थे लास्ट में उनको गिन लिया जाता था, जिसके ज़्यादा होते थे उसी को देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जहाँ के भी जिस प्रकार के चुनाव होते थे, लोकसभा विधानसभा, उसको उसी प्रकार का जो मत यानी बहुमत मिलता था उसको उसी प्रकार से उसकी सीट मिल जाती थी। ठीक है, दूसरा चरण क्या था, दूसरा चरण बाद में इस तरीकों को बदला गया। एक ही मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह छापे जाने लगे। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मोहर यानी स्टाम्प लगानी होती थी। ईवीएम 1990 के दशक के अंत में और 2004 के बाद से पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ, जिससे गिनती आसान हो गई और तेजी से हो गई। ईवीएम हाल फिलहाल में भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के आलोचक इसके विरुद्ध क्या तर्क देते हैं। तो इसके विरुद्ध क्या तर्क देते हैं, इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वैश्वीकरण के आलोचकों में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों शामिल हैं। उनके मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, राज्य की शक्ति में कमी। आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण सरकारें अब अपने नागरिकों के कल्याण वेलफेयर के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों का ध्यान रखने लगी हैं। आर्थिक असमानता, इससे केवल धनी देश और चंद अमीर लोगों को फायदा हो रहा है, जबकि गरीब देशों की जनता और पिछड़े वर्ग और भी गरीब होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक खतरा, दक्षिणपंथी आलोचकों का मानना है कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से स्थानीय भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं खत्म हो रही हैं। पर्यावरण का नुकसान, बड़े उद्योगों के अंधाधुंध विस्तार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है, जिससे भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया। अगला प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, भारत की परमाणु नीति इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण उद्देश्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के संतुलन पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। तो पहली विशेषता है शांतिपूर्ण उपयोग का संकल्प। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक कार्यों जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, पहले प्रयोग नहीं, यानी नो
फर्स्ट यूज, पहले भारत प्रयोग नहीं करेगा। अगर किसी देश ने भारत पर पहले प्रयोग किया तो भारत फिर उस पर प्रयोग कर सकता है, ये वाली पॉलिसी है। भारत की परमाणु नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ नो फर्स्ट यूज है, जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। न्यूनतम विश्वसनीय निवारण यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। भारत में केवल उतने ही परमाणु हथियार रखता है, भारत केवल उतने ही परमाणु हथियार रखता है जो दुश्मन को हमला करने से रोकने डराने के लिए पर्याप्त हो, गैर परमाणु देश पर हमला नहीं। भारत ने प्रतिज्ञा ली है या की है कि वह उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि NPT का विरोध, भारत ने NPT और CTBT जैसी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत उन्हें भेदभावपूर्ण मानता है जो केवल कुछ देशों को परमाणु शक्ति बनाए रखना चाहती हैं। अगली विशेषता है विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण। भारत चाहता है कि पूरी दुनिया से परमाणु हथियार पूरी तरह खत्म कर दिए जाएं, बशर्ते यह नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू हो। नागरिक परमाणु समझौता, भारत ने अमेरिका सहित कई देशों के साथ नागरिक परमाणु समझौते किए ताकि बिजली उत्पादन के तकनीक और ईंधन प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? तो प्रमुख कारण क्या हैं? भारत और चीन के संबंध ऐतिहासिक रूप से जटिल रहे हैं। इनके बीच विवाद के 7 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला कारण है सीमा विवाद। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और अंग्रेजों द्वारा तय की गई मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता। अक्साई चीन का मुद्दा, 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जो आज भी विवाद का मुख्य केंद्र है। तिब्बत और दलाई लामा, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे और भारत द्वारा दलाई लामा को राजनीतिक शरण देने से चीन हमेशा नाराज रहता है। चीनी पाकिस्तानी आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से रास्ता बना रहा है जिससे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन यानी भारत क्या मानता है? संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। व्यापार घाटा, भारत चीन से बहुत अधिक सामान खरीदता है लेकिन चीन भारतीय सामानों के लिए अपना बाजार पूरी तरह नहीं खोलता जिससे भारत को भारी आर्थिक घाटा होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल संकट और बाढ़ का खतरा बना रहता है। NSG और सुरक्षा परिषद में विरोध, चीन हमेशा भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य मिलने में अड़ंगा यानी अड़ंगा लगाता है। अगला प्रश्न नंबर 23 है आपका, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया भर में कई सम्मेलन और संधियां हुई। पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट 1992 ब्राज़ील में आयोजित इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल
1997 में हुए इस समझौते में विकसित देशों के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना अनिवार्य बनाया गया। पेरिस जलवायु समझौता 2015, इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। यह सिद्धांत मानता है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले विकसित देश की जिम्मेदारी अधिक है। ओजोन परत संरक्षण CFC गैसों के उपयोग को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता किया गया ताकि ओजोन परत को बचाया जा सके। सतत विकास लक्ष्य SDGs, संयुक्त राष्ट्र ने 17 लक्ष्य तय किए जिनमें स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण की रक्षा शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण की रक्षा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA, भारत और फ्रांस की पहल पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह गठबंधन बनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग और नीति आयोग के मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारत के विकास की रणनीति में योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ले चुका है। इसके बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। स्थापना और प्रकृति। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। यह एक सलाहकार संस्था के रूप में, जबकि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। दृष्टिकोण यानी टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप। योजना आयोग ऊपर से नीचे की ओर काम करता था। केंद्र योजना बनाता था, जबकि नीति आयोग नीचे से ऊपर राज्यों की भागीदारी पर जोर देता है। राज्यों की भूमिका। योजना आयोग में राज्यों की भूमिका सीमित थी, जबकि नीति आयोग में सहकारी संघवाद के तहत राज्यों को नीति निर्धारण में बराबर का भागीदार बनाया गया। धन का आवंटन। योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति थी। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम 250 से 300 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। अगर आपको ये वाले तैयार कर लोगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 25 वर्ड में और 75 वर्ड में लिखे जाते हैं, वो आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस रखना है, समझ रहे हो। लेकिन नीति आयोग के पास धन देने की शक्ति नहीं, यह केवल एक थिंक टैंक है। पूर्णकालिक सदस्य। योजना आयोग में नीति आयोग की तुलना में कम विशेषज्ञ और अधिक सरकारी अधिकारी होते थे। योजना आयोग की अवधि। योजना आयोग 5 साल की योजना, पंचवर्षीय योजना बनाता था, जबकि नीति आयोग दीर्घकालिक विजन यानी 15 वर्ष और अल्पकालिक रणनीति पर काम करता है। उत्तरदायित्व। नीति आयोग अधिक सक्रिय रूप से योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन यानी मॉनिटरिंग करता है। अगला प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है आपका, राष्ट्र निर्माण में भाषाई विवाद एक बड़ी चुनौती थी, इसे कैसे सुलझाया गया। तो आज इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, जिसे निम्नलिखित चरणों से सुलझाया गया। तो पहला चरण है आंध्र प्रदेश का गठन। भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद भारी विरोध हुआ और 1952 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 सरकार ने फाजल अली की अध्यक्षता में आयोग बनाया ताकि राज्यों की सीमा का निर्धारण किया जा सके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इस कानून के तहत भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया।
त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, शिक्षा में हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समन्वय का प्रस्ताव दिया गया ताकि भाषाई विवाद कम हो। हिंदी का आधिकारिक दर्जा, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन गैर हिंदी राज्यों के विरोध के कारण अंग्रेजी को भी जारी रखा गया। द्विभाषी राज्यों का विभाजन, बाद में बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र में और पंजाब को पंजाब में, ठीक है, पंजाब को पंजाब और हरियाणा में बांटा गया ताकि भाषाई असंतोष खत्म हो। संविधान की 8वीं अनुसूची, वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं का आधिकारिक दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं का आधिकारिक दर्जा दिया गया है जो भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करता है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ UN के मुख्य अंग और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जो विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं। महासभा, जनरल असेंबली, यह UN की संसद की तरह है जहां सभी सदस्यों देशों को एक वोट का अधिकार होता है। यहाँ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्य कार्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें 5 स्थायी सदस्य वीटो पावर वाले और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें भारत 8 बार बन चुका है। सबसे पहले 1950 में बना था और सबसे ज़्यादा बार जापान बना है, 12 बार, ठीक है। और बना कौन सा है, तो भारत अभी भी एक बार अभी तक भी इसका यानी नॉन टेम्पोररी यानी स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य बना है अभी तक भारत, ठीक है। और ये स्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं, अस्थायी सदस्य 2 वर्ष में हर 2 वर्ष में चुने जाते हैं, मतलब 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। हाँ, आर्थिक अगला बिंदु देखेंगे, आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC, यह विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यों की निगरानी करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, यह नीदरलैंड के द हेग में स्थित है और सदस्य देश के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। सचिवालय, यह UN का प्रशासनिक अंग है। महासचिव इसका मुख्य अधिकारी होता है जो संस्था के दैनिक कार्यों को देखता है। न्यास परिषद, यह उन क्षेत्रों के देख के लिए बनी थी जो स्वतंत्र नहीं थे, अब यह लगभग निष्क्रिय है। विशिष्ट एजेंसियां UN के साथ WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी मिलकर काम करती हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषता और प्रभाव क्या थे। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, चिपको आंदोलन भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, यह 1973 में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, आप तो अलग है उत्तराखंड, ठीक है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। पेड़ों से चिपकना, स्थायी लोग विशेषकर महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे, यानी पेड़ों से चिपक गए थे। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। महिलाओं की भूमिका, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व थी, जिन्होंने जंगल को अपना मायका माना, ठीक है। लोगों की मांग थी कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी कंपनियों को न देकर स्थानीय लोगों को दिया जाए और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। परिणाम क्या थे, सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वैश्विक प्रभाव, यह
आंदोलन दुनिया भर में इको फेमिनिज्म परिस्थितिकी नारीवाद का प्रतीक बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, आसियान के उद्देश्य और इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन वर्तमान में विश्व का एक बहुल सफल क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य और कार्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक विकास में तेजी, इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना, ठीक है, क्षेत्रीय शांति स्थिरता बनाए रखना। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। आसियान यानी एशियन वे, इसकी कार्यप्रणाली अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण है जहां सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF 1994 में स्थापित, यह मंच सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बिठाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए एक साझा बाजार बनाने की दिशा में काम किया। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, सदस्य देश के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। क्या? उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जो संबंध हैं उनको मजबूत करना क्या है? एक लक्ष्य है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, आसियान ने अपने सदस्य देशों के बीच पुराने विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने में सफलता पाई। भारत ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति के तहत आसियान के साथ व्यापारिक समझौते किए, जिससे भारत के लिए एक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। अगला प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। 29 में क्या है आपका, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे के महत्व के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आजकल विश्व राजनीति में पर्यावरण की एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। राजनीति में पर्यावरण एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। इसके महत्व में के 8 मुख्य कारण हैं। निम्नलिखित कैसे हैं? तो पहला कारण है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। दुनिया भर में खेती योग्य भूमि घट रही है और जल संसाधनों का स्तर गिर रहा है, जिससे देशों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा पैदा हो गया। प्रदूषण का प्रसार, प्रदूषण किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहता। एक देश का धुआं दूसरे देश की हवा खराब कर सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। ओजोन परत का क्षरण, पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली ओजोन परत में छेद होना एक वैश्विक चिंता का विषय है। अगला देखेंगे, जैविक विविधता की हानि, जंगलों की कटाई और प्रजातियों के विलुप्त होने से पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। सतत विकास, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाकर रखना अब सरकारों की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। पर्यावरण शरणार्थी, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई चुनौती है। विकसित बनाम विकासशील देश, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर अमीर और गरीब देश के बीच की बहस, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा
नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में आप लिखना होगा, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा केवल सैन्य हमलों तक सीमित नहीं बल्कि यह मानवीय अस्तित्व के खतरे में डालने वाले कई अन्य पहलुओं को भी शामिल करती है। मानवीय सुरक्षा, इसमें राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा व्यक्तियों की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। इसका लक्ष्य लोगों को भय और अभाव से मुक्ति दिलाना है। महामारियाँ, कोविड-19 एड्स और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां किसी युद्ध से ज़्यादा जानलेवा साबित होती हैं, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा अब अनिवार्य है। वैश्विक गरीबी यानी गरीब देशों में बढ़ती जनसंख्या और गरीबी को भी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि इसे अस्थिरता पैदा होती है। आतंकवाद, यह सुरक्षा का एक बड़ा पारंपरिक खतरा है जो नागरिक जीवन को निशाना बनाता है और मनोवैज्ञानिक डर फैलाता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी सुरक्षा की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। पर्यावरण का विनाश, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। प्रवास, माइग्रेशन, शरणार्थियों की समस्या और अवैध प्रवास से देश के बीच तनाव पैदा होता है। असहयोग मूलक सुरक्षा, इन खतरों से निपटने के लिए सेना नहीं बल्कि देश के बीच आपसी सहयोग, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। 31 में है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वैश्वीकरण ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि हमारी संस्कृति और जीने के ढंग को भी गहराई से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला प्रभाव है सांस्कृतिक समरूपीकरण, कल्चरल होमोजेनियाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। लोग अपनी स्थानीय परंपराओं को छोड़कर अमेरिकी जीवन शैली जैसे नीली चीज़ बर्गर को अपना रहे हैं। स्थानीय संस्कृति का ह्रास, विश्व स्तर पर एक जैसी संस्कृति होने के कारण कई छोटी और स्थानीय भाषाएं, खान पान के तरीके और पारंपरिक वेशभूषा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सांस्कृतिक विविधीकरण, इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं। जैसे आज अमेरिका में योग और भारतीय खाना लोकप्रिय हो रहा है, जो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। खान पान में बदलाव, मैकडोनाल्डीकरण के कारण पारंपरिक और पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड ने ले ली। अब दुनिया के किसी भी कोने में एक जैसा खाना आसानी से उपलब्ध है। विचारों का आदान प्रदान, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लोग एक दूसरे के विचारों और मूल्यों को समझ रहे हैं, जिससे वैश्विक बंधुत्व की भावना बढ़ रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, वैश्विक शिक्षा और अधिकारों के प्रसार से रूढ़िवादी समाजों में महिलाओं की स्थिति और उनकी स्वतंत्रता में सकारात्मक बदलाव आया है। त्योहारों का व्यवसायीकरण, अब स्थानीय त्योहार भी वैश्विक बाजार का हिस्सा बन गए हैं। दिवाली, क्रिसमस और ईद जैसी त्योहारों का स्वरूप अब अधिक व्यावसायिक और दिखावे वाला हो गया है। मूल्यों का टकराव, जहां एक ओर आधुनिकता आ रही है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक कई समाज इसे अपनी पारंपरिक मान्यताओं पर हमला मानकर इसका कड़ा विरोध, जैसे सांस्कृतिक रक्षावाद भी कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन 30 करा दिए हैं हमने इसमें, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो बाकी आपके कम से कम 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको मैं करा दूंगा पार्ट 2 में अभी। इसके तुरंत बाद पहले आप इतने इसको देखोगे, उसको रिकॉर्ड करके मैं उसको डाल दूंगा। आप इन दोनों पार्टों से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन से फ़ायदा ये है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और यहीं से आपके विकल्प भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनको 2 बार मैक्सिमम पढ़ लेना है, और 2 बार पढ़ लोगे तो आपके ये तैयार हो जाएंगे ठीक से। पहला 1x पे देख लेना, फिर उसके बाद 2x पे देखना, तो ये पूरी क्लास आपके समझ में आ जाएगी। और इनका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मैं, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप देख लीजिएगा। अगर वहाँ भी ना मिले तो आप हमारे पर्सनल इंस्टा ID पर मैसेज कर देना कि सर हमें PDF दे दो, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा PDF का, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो 50 के आसपास क्वेश्चन हैं, जो कल 19 फरवरी को पूछे भी जा सकते हैं। 100% वैसे तो पूछे ही जाएंगे, इन्हीं से आपके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर किया है, और आपकी परीक्षा के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।